मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजेर बिहारी। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करऊँ सुबेहि दासु मैं तोरा। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमल चरणों में सादर नमन वंदन और आप सभी विद्यार्थियों को ढेरों आशीर्वाद। परम आदरणीय शिक्षक वृंद, समादरणीय अभिभावक वृंद, आपके सभी के प्रति सादर आदर व्यक्त करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। सन 2024 और 25 में जो भी बच्चे प्रवेश ले लिए हैं या लेने वाले हैं या यूं मिला के पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, उन सभी के लिए रविकांत मित्र त्रिपाठी की तरफ से बहुत सारा स्वागत, बहुत सारा अभिनंदन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्र के स्वरूप के पहले भाग का अध्ययन किया था। द्वितीय भाग आज हमारे सामने है। द्वितीय भाग यानी आधा पाठ हम लोगों ने 25 तारीख को कवर कर लिया था और आधा पाठ आज कवर करने के मूड में हम लोग खड़े हैं। सत्य है ना? कहिए। तो श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में अपना नमन देते हैं ना, अपना नमन करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं सभी लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान के। कारण ये है कि गुरुदेव भगवान अगर नहीं होंगे तो फिर भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। और यदि हम सभी विज्ञान के छात्र हैं तो यह जानना चाहिए कि भौतिकी एक ऐसा विषय है विज्ञान का जो भगवान तक पहुंचाने की अकेले क्षमता रखता है। जितने बच्चे फिजिक्स वाले होंगे उन्हें पता होना चाहिए कि फिजिक्स एक ऐसी शाखा है अपने विज्ञान की जो आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। जी हाँ, हिग्स बोसॉन जिसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, वहां तक पहुंचाने की क्षमता फिजिक्स रखती है। आइए, स्वागत के साथ सभी का अभिनंदन। और आज हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्र का स्वरूप पाठ का द्वितीय भाग। प्रथम भाग में हम लोगों ने अध्ययन किया था वासुदेव अग्रवाल महोदय के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और भाषा शैली का, जिसके बारे में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ हमारे यहाँ वासुदेव अग्रवाल ने इस पाठ में राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करते हुए राष्ट्र के 3 प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा की है, जिसमें पहला अंग है भूमि, दूसरा अंग है जन और तीसरा है उसकी संस्कृति। तो जो जन वाला तत्व है उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। नहीं, किसका अध्ययन किया था? भूमि का अध्ययन कर लिया था। जी हाँ, भूमि का अध्ययन कर लिया था। पहले भूमि, भूमि पर निवास करने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यह पहली पंक्ति है। पहले भूमि, भूमि पर निवास करने वाला जन और जन की संस्कृति, इन 3 चीजों को मिलाकर के राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो हम लोगों ने इस पाठ का जब प्रथम भाग यहां पर पढ़ा था तो उसमें वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और भाषा शैली जो 5 अंक का पूछा जाता है, और पाठ की व्याख्या हम लोगों ने की थी जिससे 10 नंबर का प्रश्न बनता है, यानी 2-2 अंक के 5 प्रश्न बनते हैं। कोई एक गद्यांश देकर के 5 प्रश्न बनेगा। यही सत्य है ना? आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार पुनः इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको छोटी सी सूचना ये जरूर दे दूं कि हम पाठ को यहां पर पढ़ाते हैं आपके सामने। हम पाठ को पूरी तरह से यहां पढ़ाएंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गद्य खंड का पहला पाठ है, ये राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ को पूरी तरह हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे एक एक लाइन कहिए, एक एक शब्द कहिए, हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे। ओके, लेकिन परीक्षा में जो पूछे जाने वाले गद्यांश और गद्यांशों पे संभावित जो प्रश्न है और प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हैं, उसके लिए हम एक पेड बैच भी चला रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच। पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चों ने लक्ष्य बैच में हिस्सा लिया था, उन्हें अपेक्षित परिणाम भी मिले हैं। तो हम YouTube पे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन, क्षमा करिएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार
3 दिन YouTube पे रहते हैं पाठ को पूरी तरह से आपको समझाने के लिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हम इस एप्लीकेशन पे रहते हैं लक्ष्य बैच यानी हमसे पेड बैच में, जो कि कहां मिलता है, गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मौर्य त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करने के बाद। YouTube के इतिहास का सबसे सस्ता बैच है, महज 500 रुपए में पूरे साल भर की हम हिंदी कवर करते हैं। इतना जरूर बताएंगे आपको कि यह बैच इतना क्षमतावान है। इस बैच में जो PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां से पढ़ाते हैं, वहां से 98 नंबर तक का मैच कर गया था अभी 2024 के एग्जामिनेशन में, और लगभग 92-93 नंबर का मैच किया था 2023 के एग्जामिनेशन में। ध्यान रखिएगा, अनेकों डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर इस लक्ष्य बैच से निकले हैं। तो आप सभी भी अगर सक्षम हैं और यदि आप आना चाहें तो लक्ष्य बैच में आपका स्वागत है। कैसे आएंगे? प्ले स्टोर से रविकांत मौर्य त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी अंग्रेजी कॉम्बो का वहां पर विकल्प मिलेगा। आप किसी भी बैच पे क्लिक करके उसका गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पेमेंट करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जहां पे मिलेंगी डाउट क्लियरिंग क्लासेस, जहां पे मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज, और बताऊं एक VVIP PDF कॉम्पिटेंट, जो बहुत ही मतलब कॉम्पिटेंट कंटेंट, ये पूरी लाइन समझिए, VVIP एंड कॉम्पिटेंट कंटेंट, जो एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, तो ये एक साधारण सूचना थी। अब सीधे चलते हैं अपने क्लास पे। कमेंट सेक्शन में मैं बना हुआ हूं, जहां कहीं भी आपको असुविधा होगी हमें बताते रहिएगा। तो हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जन, जहां से हमें प्रारंभ करना था। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत। मैं फिर सूचना दे रहा हूं कि आपका जिस नाम से YouTube चैनल है, उसी नाम से आपका ऐप है, उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हम टेलीग्राम चैनल पे भी देते हैं। और यह जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, इस कंटेंट से रिलेटेड जो PDF है, वो हम इसी एप्लीकेशन पे देते हैं, रविकांत मौर्य त्रिपाठी, यानी जो गूगल प्ले स्टोर जो हमारा ऐप होता है। तो आप लोग प्लीज ऐप को भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आइए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं, वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र का पहला अंग क्या है? भूमि। और कौन सी भूमि? मातृभूमि। क्यों? क्योंकि सीधे कहा कि यह जो मातृभूमि है ना, वही सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी यानी माता, इसलिए इस भूखंड को हमारे वासुदेव अग्रवाल जी माता से संबोधित करते हैं। तो मातृभूमि यानी भूमि की नहीं रही, अब वह भूमि क्या हो गई? माता हो गई। जिस प्रकार से हमारे घर में हमारी माँ हमारे भोजन का प्रबंध करती है, जिस प्रकार से हमारी माँ हमारे लिए वस्त्र का प्रबंध करती है, जिस प्रकार से हमारी माँ हमारे लिए सोने के लिए बिस्तर का प्रबंध करती है, ठीक उसी प्रकार से यह भूमि भी हमारे लिए अन्न, जल, गुफाएं, हवाएं, पेड़ पौधे सब उपलब्ध कराती है, ताकि हम सभी सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसलिए डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कौन है? मातृभूमि है, यानी यह माता रूपी भूमि है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले जितने मनुष्य हैं, जितने लोग हैं ना, वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। रविकांत मौर्य त्रिपाठी हो और आप न हो तो इस शिक्षक की कल्पना करना असंभव है। शिक्षक कब शिक्षक बनेगा? जब आप जैसे छात्र इसके सम्मुख खड़े होंगे। कहिए, छात्र ही नहीं होंगे तो शिक्षक किस बात का? ठीक उसी प्रकार से ध्यानपूर्वक कहना है कि यदि पृथ्वी है और उस पृथ्वी पर मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसलिए आगे ने कहा, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, किसके किससे? पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बड़ा नाम है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। रविकांत मौर्य त्रिपाठी शिक्षक की संज्ञा शिक्षिका ने प्राप्त करते हैं। अगर शिष्य न हो तो हम शिक्षक की संज्ञा कैसे पाएंगे? हमारी पहचान शिक्षक के रूप में कब बनेगी? जब हमारे पास कम से कम एक छात्र तो हो। यह धरती मातृभूमि का नाम कब पाएगी? जब इस भूमि को माता कहने वाला कोई एक व्यक्ति तो हो। माता कहेगा कौन? जिसके पास भाषा रहेगी वही तो। क्या पशु पक्षी भी इस धरती को माता कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? वे जीवित हैं, लेकिन उसके पास वाणी नहीं है कि इस धरती को मां के नाम से संबोधित कर सकें। इसलिए कहा, जन के कारण, हमारे और आपके कारण यह धरती मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी मातृभूमि का नाम पाती है, मातृभूमि के रूप में पहचान पाती है।
आगे कहते हैं पृथ्वी माता है और जन यानी हम लोग सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, पुत्रो अहम, मैं पुत्र हूं किसका? पृथिव्याः, पृथ्वी का। माता भूमि, भूमि ही माता है, यह भूमि माता है और मैं इस मां का पुत्र हूं, अर्थात मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं और यह पृथ्वी हमारी माता है। जन जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, चाबी है। कुंजी माने चाबी, जैसे सही चाबी लगने पर ही ताला खुलता है। गलत चाबी लिए रहे, रात भर दिन भर प्रयास करते रहिए, ताला खुलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कहा कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव राष्ट्रीयता की चाबी है। जब तक हम इस भूखंड को अपनी माता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीयता का ताला खुलने वाला नहीं है। अगर इस भारतवर्ष को हमें अपना मानना है, इस भारतवर्ष के राष्ट्र से स्वयं का प्रेम दिखाना है, तो इस धरती को मां के रूप में स्वीकार करना ही होगा। यही राष्ट्रीयता की पहली चाबी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं मतलब राष्ट्र निर्माण की भावना प्रारंभ होती है। यहीं से हम अपने देश के विकास के बारे में, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, सशक्त रूप में मतलब प्रभावशाली रूप में, यह भाव जब बहुत ज्यादा प्रभाव में आता है, तब राष्ट्र के निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। यानी जिस दिन आप इस चीज को फील करने लगते हैं कि यह धरती हमारी माता है, हम इस धरती माँ के पुत्र हैं, इसलिए धरती माँ की सेवा करना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, जिस दिन आपके मन में यह भाव ताकतवर रूप से बैठ जाता है, इस पूरे वायुमंडल में राष्ट्रीयता के भावना और राष्ट्र निर्माण के स्वर गूंजने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। मनुष्य पृथ्वी का सच्चा संबंध क्या है? मनुष्य और पृथ्वी का सच्चा संबंध माता और पुत्र का ही तो है। अच्छा, माँ हमारे लिए जल का प्रबंध करती है ना, उसी तरह धरती माँ भी जल देती है ताकि पी करके हम जीवित रहें। यह धरती माँ अनाज और फल का प्रबंध करती है ताकि खा के हम जीवित रहें। यह धरती माँ हमारे लिए गुफाएं बना के रखी है ताकि हम जा करके उसमें निवास कर सकें। कहिए, इस धरती माँ ने क्या नहीं दिया? हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए अभी पीछे हम लोग ने देखा, अनगिनत नग दिए, पत्थर, हाँ, हमको पेड़ पौधों से कपास के पौधे दिए जिससे हम वस्त्र बना के पहन लेते हैं। हमको क्या नहीं दिया इस धरती माँ ने? इसलिए कहा यह जो भाव है ना कि यह धरती हमारी माता है, इसी धरती की वजह से हम यहाँ पर हैं, तब जाकर के हम इस पृथ्वी से सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। यानी इस पृथ्वी से हमारी भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है, प्रबलता आती है। जहां यह भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहां पे यह भाव नहीं है, यानी माता और पुत्र के जैसा संबंध जहां पे नहीं है, वहां पे यह भाव नहीं है। वहां पे भाव कैसा है? अचेतन। अचेतन का मतलब होता है निर्जीव, और जड़ का मतलब होता है मूर्ख से भरा पड़ा है, मूर्खता से भरा पड़ा है और निर्जीव से भरा पड़ा है, अर्थात निर्जीवता है वहां पे किसी प्रकार का प्रेम संभाव तो है ही नहीं। इसलिए कहा कि जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्यै, हे पृथ्वी माता आपको प्रणाम है। नमो मातृ पृथिव्यै, हे पृथ्वी माता आपको प्रणाम है। जिस दिन हम अपने आप को पुत्र के रूप में देखना शुरू करते हैं, जिस दिन हम इस धरती को माता के रूप में देखना शुरू करते हैं, उस दिन धरती से हमारा जो संबंध है ना, वो आनंद से भर जाता है। आनंद यानी खुशियों से भर जाता है, और तो और श्रद्धा भाव से, आदर भाव से जुड़ जाता है। और हम प्रणाम करते हुए धरती माँ को कहते हैं, हे धरती माता आपको प्रणाम है, हे धरती माता आपको प्रणाम है। क्यों? क्योंकि धरती माता नहीं होती तो हमारा जीवन ही नहीं होता। धरती सच्चे अर्थों में माता है। क्यों? क्योंकि वही हमारे लिए भोजन, वही हमारे लिए जल, वही हमारे लिए वस्त्र, वही हमारे लिए रहने का ठिकाना, वही हमारे लिए सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, वही हमारे लिए सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें। इस संसार में जो कुछ भी पा करके हम यहाँ पर हैं, वह सब कुछ धरती माँ ही तो दे रही है। और बताएं, मरने के बाद भी हमको यह धरती माँ ही स्वीकार करती है, अन्य कोई स्वीकार नहीं करता। मृत्यु होते ही स्वजननी फेंकती है गोद से,
अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी मां भी अपने गोद में हमको ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। मृत्यु होते ही स्वजननी फेंकती है गोद से। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या हमारे शव को हमारी माता कुछ देर तक घर में रह सकती है? नहीं रख सकती। लेकिन मृत्यु होते ही स्वजननी, अपनी माता, फेंकती है गोद से, तो हमें हा जन्म धरती चूमती है मोद से। उसके बाद भी यह धरती मां खुशी खुशी हमको स्वीकार करती है। जो हमारी अस्थि को भी फेंक सकती है नहीं, जो हमारे शव को भी नहीं फेंक सकती। स्वप्न में भी उससे उऋण हम होंगे नहीं। स्वप्न में भी आप उससे कभी उऋण नहीं हो सकते, उसका कर्जा नहीं चुका सकते। सोचिए, वह मां जो इस अस्थि को भी स्वीकार करती है, इस शव को भी स्वीकार कर लेती है, क्या उस मां से कभी स्वर्ग में स्वप्न में भी आप मतलब क्या हो सकता है, उसे उऋण हो पाएंगे, उसके कर्जे से मुक्त हो पाएंगे? संभव ही नहीं। मृत्यु होते ही स्वजननी फेंकती है गोद से, तो हमें हा जन्म धरती चूमती है मोद से। जो हमारी अस्थि को भी फेंक सकती है नहीं, स्वप्न में भी उससे कभी उऋण हम होंगे नहीं, स्वप्न में भी कभी इसका कर्जा नहीं उतार सकते। ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। और यह प्रणाम भाव, श्रद्धा भाव के साथ जुड़ना चाहिए, आनंद भाव के साथ जुड़ना चाहिए। नमो मातृ पृथिव्यै, नमो मातृ पृथिव्यै। हे माता पृथ्वी आपको प्रणाम है, हे माता पृथ्वी आपको प्रणाम है। यह प्रणाम भाव जो है ना, भूमि और जन का बड़ा दृढ़ बंधन है, मजबूत बंधन है। इस धरती से हमारा जो बंधन है ना, इस बंधन की मजबूती इसी पर निर्भर करती है कि हम धरती मां को प्रणाम निवेदन करते हैं। प्रणाम भाव से इस धरती मां को स्वीकार करना, यही तो दृढ़ बंधन है, मजबूत बंधन है। और इसी दृढ़ भित्ति पर, भित्ति समझते हैं? भित्ति किसे कहते हैं? भित्ति का मतलब होता है नींव। इसी दृढ़ भित्ति यानी नींव पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है। इसी दृढ़ चट्टान पर, शब्द पकड़िएगा, इसी मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन, लंबे समय तक का जो जीवन है राष्ट्र का, वो आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है। जितना ज्यादा हम अपनी धरती मां के प्रति आदर भाव बनाए रखेंगे, जितना अपने धरती मां के प्रति हम प्रेम भाव बनाए रखेंगे, उसी पर हमारे राष्ट्र का जीवन क्या करता है? स्थिर रहता है, लंबे समय तक रहता है। इसी मर्यादा को मान करके, मर्यादा मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, इसी मर्यादा को मान करके राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। हमारे कर्तव्य क्या है और हमारे अधिकार क्या हैं, ये तभी पता चलता है जब हम संसाधनों को अपना मान करके उपयोग करते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को अपना मान करके जब हम उपयोग करते हैं, तब जाकर के हमें अपना कर्तव्य भी पता चलता है और हमें अपना अधिकार भी पता चलता है। दुखद है इस बात को कहना कि बहुत सारे लोग इन संसार में ऐसे हैं जिन्हें अपने अधिकार तो पता हो जाते हैं, हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन कर्तव्य नहीं ज्ञात हो पाता कि हमें भी यह करना चाहिए। दुखद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो अधिकार से ज्यादा अपना कर्तव्य याद रहता है कि हम क्या अगले के लिए कर दें। कब? जब आप किसी से प्रेम करते हैं। सोचिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो क्या चाहते हैं? क्या अगले को दे दें, क्या खिला दें, क्या उसको गिफ्ट दे दें? आपने ऐसा करते हैं ना? हमको क्या मिल जाए ये कम सोचते हैं, उसको क्या दे दें यह ज्यादा सोचते हैं। इसलिए हमारा लेखक कहता है कि यह जो दृढ़ भित्ति है ना, इसी पर निर्माण शुरू होता है। कभी भी निर्माण किस पर शुरू होगा? दृढ़ भित्ति पर होगा। दृढ़ भित्ति का मतलब क्या होता है? मजबूत दीवार। दृढ़ भित्ति का मतलब क्या होता है? मजबूत दीवार। मजबूत दीवार का सीधा सा तात्पर्य यही है कि जब तक आपकी बात का आश्रय ताकतवर नहीं होगा, तब तक कोई काम करने वाला नहीं है। और आश्रय कहां मिलेगा? आश्रय कहां मिलेगा बताइए? आश्रय तभी मिलेगा जब आप किसी पर विश्वास करेंगे। हमको विश्वास किस पर करना है? धरती मां पे करना है, अपनी भित्ति पर करना है। कौन सी भित्ति? यह धरती मां है, मां पर विश्वास करना है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, जो भी व्यक्ति माता, क्या लिखा है, और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। बड़ा मामला है।
भाई हमको पाने का अधिकार वही है जहां अपनापन है। अच्छा आप थोड़ा सोचिए, हमारे घर के दो घर छोड़ करके कोई एक घर है हमारे किसी पड़ोसी का हमारे मोहल्ले में, उन्होंने घर में समोसा खरीद के लाए हैं या मोमोज खरीद के लाए हैं, तो क्या हम उसमें से समोसा या मोमोज पाने के अधिकारी हैं? क्या हम जाके कह सकते हैं कि नहीं इसमें से हमको भी समोसा दिया जाना चाहिए? कहिए, इसी में से हमको भी मोमोज मिलना चाहिए? या नहीं तो आप दूसरा विकल्प सोचिएगा कि हमारे घर में हमारे पिताजी सायंकाल समोसा खरीद के लाते हैं, तो बताइए मेरा अधिकार है उसमें से समोसा पाने का? दोनों परिस्थितियां कल्पना करिएगा। हमारे मोहल्ले में किसी के घर समोसा आता है, तो क्या हम उसमें से समोसा पाने का अधिकार रखते हैं कि हमारे घर समोसा आता है तो हम उसमें से समोसा पाने का अधिकार रखते हैं? कौन से वाले में से रखेंगे? तुरंत बताइए। जो हमारे घर आएगा उसी में ना। क्यों? क्योंकि हम अपने पिताजी को अपना पिता मानते हैं, उनको आदर देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं में अधिकार हमारा बनता है। जिसको हम सम्मान नहीं देते, जिसको हम मानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं, क्या उसके द्वारा भी उपार्जित की गई किसी वस्तु में हमारा अधिकार बनता है? शायद नहीं। इसीलिए कहा, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, यानी जब हम पृथ्वी को माता मानते हैं, जब हम अपने आप को पुत्र मानते हैं, तभी जब पृथ्वी के द्वारा जो दिए गए आशीर्वाद हैं, पृथ्वी माता के द्वारा जो दिए गए वरदान हैं, उनको पाने का अधिकार रखते हैं। अन्यथा इस पृथ्वी पर पाई जाने वाले किसी चीज को हम अपना नहीं मान सकते। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों को पाने का अधिकार हम तभी रखते हैं जब हम पृथ्वी को माता माने या पृथ्वी के साथ अपने संबंधों को जोड़ें। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। ये बड़ा लाइन है। माता के प्रति अनुराग और सेवा का भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। एक अच्छा पुत्र वही हो सकता है जो अपने मां के साथ प्रेम का व्यवहार करे और अपनी मां का सेवा करे। अगर अपनी मां के प्रति वो प्रेम नहीं रखता, यदि वो अपनी मां के प्रति सेवा भाव नहीं रखता, तो फिर वो पुत्र कहलाने का पात्र नहीं है। यह पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक निष्कारण धर्म है। यह कैसा धर्म है? यह निष्कारण धर्म है। यह आउटपुट सोच के किया जाने वाला कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम मां के लिए कर रहे हैं तो कल वो हमारे लिए करेगी, ऐसा सोच के नहीं। हमें इसलिए करना है क्योंकि वो हमारी मां है। यह निष्कारण धर्म है। बिना कारण के, यानी बिना इसका आउटपुट सोचे, बिना फल की कामना किए किया जाने वाला कार्य है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। अपना फायदा देख करके हम मां से प्रेम करें तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारा अधः पतन हो रहा है, हमारा नीचे की तरफ गिरावट प्रारंभ हो गई है। समझने का विषय है। हमारा लेखक कहता है कि अगर स्वार्थ के वशीभूत अपना फायदा देखकर यदि आप मां से प्रेम कर रहे हैं तो फिर हमारा अधः पतन हो रहा है, अर्थात हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारी चारित्रिक गिरावट आ रही है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो भी व्यक्ति, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, अगर इस धरती माता के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहले उसे आवश्यकता है अपने कर्तव्यों को जानना, ताकि इस धरती मां के साथ संबंध जोड़ सके। इस धरती मां के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? इस धरती मां के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? ये इसके पहले वाले खंड में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या कर्तव्य है? सांग उप अंग अध्ययन, आद्योपांत जानकारी इकट्ठा करना, उसकी महिमा को पहचानना, यह हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन करना, पृथ्वी की महिमा को पहचानना, यह हमारा आवश्यक धर्म यानी वही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आगे कहेंगे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता अपने सभी पुत्रों को, एक मां के जितने पुत्र हैं सबको समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। इस पृथ्वी पर जितने तरह के लोग निवास करते हैं सभी एक समान बराबर हैं। इनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। पृथ्वी पर जितने लोग हैं उसमें कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, उसमें ऊंच नीच का भावना ही नहीं है। ये जो जाति और ऊंच नीच की भावनाएं हैं वो तो भाई तात्कालिक उत्पत्ति, आपको भी पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे एसएसटी में, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो फूट डालो और राज करो, और इंग्लिश में पढ़े होंगे तो डिवाइड एंड रूल। ये राज अंग्रेजों ने लाया था।
यह व्यवस्था अंग्रेजों ने लाई थी ताकि हमारे भारतवर्ष में एक दूसरे से जातिगत विद्वेष फैला करके वैमनस्य पैदा किया जा सके और लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने से रोका जा सके। नहीं तो लोग एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे से सहयोग करते रहेंगे तो हमारी दाल ही नहीं गलेगी। और दुर्भाग्य यह है कि आज भी हम लोग उसी तरह पे चले जा रहे। लेखक हमारा क्या कहता है कि इस पृथ्वी पर बसने वाले समस्त जन बराबर हैं, सभी एक ही माता के पुत्र हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, इस मातृभूमि के जन्म के साथ जो जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, उसके अधिकार समान है। वे सभी लोग जो इस मातृभूमि के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी समान अधिकार के भागी हैं। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं ना, उनका विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनका विस्तार, उनका फैलाव कैसा है? अनंत है। नगर और जनपद, शहरों से लेकर जनपदों तक, पुर और गांव, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, बड़े शहरों से लेकर गांव तक, जंगलों से लेकर पर्वतों तक, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, बहुत प्रकार के लोग भरे पड़े हैं। समझने वाला विषय है। कहां कहां? शहर और जनपद या नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत। ठीक है, शहर, जनपद, पुर, गांव, ये तो ऐसे हैं जहां पे सभ्य लोग रहते हैं ना। पुर माने जैसे गोरखपुर, गांव का मतलब होता है हमारा और आपका गांव। जनपद समझ सकते हैं, देवरिया हमारा जनपद है, आगरा जनपद है, मैनपुरी जनपद है। ऐसे नगर हैं जो जनपद नहीं है लेकिन नगर है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर भी हैं। कहा और पर्वतों में भी, जंगलों में भी आदिवासी जातियां निवास करती है ना। मेघालय के जंगलों में, नागालैंड के जंगलों में, हिमालय की तलहटियों में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। ये नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। शहरों से लेकर गांव, गांव से लेकर के जंगलों पर्वतों तक अनेक प्रकार के लोग वहां फैले हुए हैं। और ये जन कैसे हैं? अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं। सभी एक ही भाषा नहीं बोलते, वहां के लोग कुछ और भाषा बोलते हैं, यहाँ के लोग कुछ और भाषा बोलते हैं। अनेक धर्मों को मानने वाले, बहुत सारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये सभी मातृभूमि के ही पुत्र हैं, सभी एक ही मां के पुत्र हैं। और इस कारण उनका सौहार्द भाव, सौहार्द भाव मतलब एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, एक दूसरे से सहयोग की भावना करना अखंड है। यानी सभी चूंकि एक ही माता के पुत्र हैं, इसलिए सभी का सौहार्द भाव, सबका एक साथ मिल करके काम करना, सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम अखंड है। हाँ, सभ्यता की दृष्टि से या रहन सहन की दृष्टि से ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से मातृभूमि के साथ जो उनका संबंध उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो जाता। सभ्यता की दृष्टि से हो सकता है भाई वो जंगली आदिवासी है, थोड़ा कम सभ्य होंगे, हम लखनऊ और दिल्ली में रहते हैं, थोड़ा ज्यादा सभ्य होंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतने की वजह से मातृभूमि के साथ जो उनका सौहार्द भाव है, जो प्रेम भाव है, मातृभूमि के साथ जो उनका संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो जाता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, यह जो पृथ्वी का बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। फिर उन्होंने कहा समन्वय के मार्ग से, समन्वय माने कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से मिलजुल करके, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। सबको चाहिए एक दूसरे से मिलजुल करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके, समझ करके एक साथ प्रगति करें। डेवलपमेंट करने का अधिकार सबको है। हो सकता है जो आदिवासी जनजातियां हैं वो ताकत में हमसे ज्यादा हो, जो शहरी जातियां हैं वो मस्तिष्क में, विवेक में, बुद्धि में हमसे ज्यादा हो। यदि दोनों आपस में समन्वय कर लें तो सोचिए हम ताकत और बुद्धि दोनों को मिला करके एक नई विकास की इबारत लिख सकते हैं। इसलिए कहा इन्होंने कि किसी भी जन को पीछे छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र को अगर आगे लेके चलना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। सब इसी मां के पुत्र हैं, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी पड़ेगी। दैट्स इज आल्सो आवर ड्यूटी। हमारे कर्तव्य में एक नई चीज जुड़ गई, राष्ट्र के प्रत्येक अंग, समझिएगा, राष्ट्र का प्रत्येक अंग। पहले इन्होंने 3 कहा था, भूमि, जन और संस्कृति। फिलहाल यहाँ पे जन की बात कर रहे हैं, तो जन में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। उन सबकी सुधि, सबका हालचाल, सबके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, सबकी सुधि हमें लेनी पड़ेगी, यानी सबका हालचाल हमें लेना पड़ेगा। फिर कहा राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। आप थोड़ा सोचिए, हमारा यह शरीर है, इसमें इस हाथ में अगर चोट लग जाए, टूट जाए, तो क्या बाकी शरीर को बड़ा अच्छा लगेगा?
नहीं, कष्ट पूरे शरीर को रहेगा। अगर इस हाथ में फोड़ा हो जाए तो कष्ट पूरे शरीर को रहेगा। नहीं तो थोड़ा सोचिएगा कि अगर यहां पर फोड़ा हो जाए और मुंह के पास जब आप जाएं कि मुंह को दवाई खाना है, मुंह कहे हम क्यों दवाई खाएं, हाथ को चोट लगी है, वो जाने, फिर क्या हाथ का फोड़ा ठीक होगा? समझिएगा, पैर के घुटने में चोट लगी है, भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए दिया है और मुंह मना कर दे, कहे हैं हम क्यों दवाई खाएं, घुटना चोट लगा, घुटना वाला जाने, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। मुंह दवाई खाने से मना कर देगा। हाथ गिलास का पानी उठाने के लिए मना कर दे, बैठ हम पानी नहीं उठाएंगे, हम क्यों पानी उठाएं, चोट घुटने को लगा, घुटना वाला जाने। ऐसी स्थिति में सोचिए हमारे शरीर का क्या हाल होगा। दुर्भाग्य यही है कि हम यही करते हैं कि बगल वाले घर में कोई बात है तो बगल वाला जाने, हम क्या करें, हम क्यों करें, उसका मामला है वो समझे। दिक्कत यही होती है, हमें एक दूसरे का हितैषी बनने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल ब्लफ मार्केटिंग और मजाक नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता दे रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पूछिएगा अपने बड़े भाई बहनों से, उन्होंने रिकमेंड किया होगा हमारे चैनल को, और शायद इस चैनल पे कोई ना कोई भैया बहन आके अभी बता देगा इस आवाज को सुन करके कि मैं डेली लगभग 100 से 150 फोन अपने बच्चों का उठाता हूं। जो बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर मुझे ये समस्या है, सर मुझे वो जानना है, और यूपी के 75 जनपद से मेरे पास फोन आता है। मैं रविकांत त्रिपाठी पहला ऐसा व्यक्ति हूं, नीचे स्लाइडर पे देखिएगा मैं अपना फोन नंबर जारी करके रखा हूं। आप थोड़ा सोचिए, पूरे YouTube में कोई ऐसा टीचर नहीं होगा, आप पूरे YouTube पे छोड़िए महाराज, सारी किताबें खंगाल डालिएगा, कोई किताब का राइटर अपना फोन नंबर पर्सनली आपको नहीं देता है। मैं अकेला बंदा हूं, देता हूं, इसलिए देता हूं ताकि आप मुझे बता सको कि हाँ सर ऐसा ऐसा मामला है, आपके दुख और आपके सुख में हम भी शरीक हो सके, हम इसके लिए देते हैं। समझ में आई बात? तो कभी भी ये समझिएगा, आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख हमारा सुख जब बनेगा ना, तभी जाके इस राष्ट्र का विकास होगा, अन्यथा पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, सबके मन में उदार भावना होनी चाहिए। आओ सबका स्वागत है, सब मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैनेज हो जाएगा, आगे चलें। समझ में आ रहा है? कहा इन्होंने जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह कैसा है? अनंत, सहस्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से, सहस्र माने होता है हजार, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम्य प्राप्त किया है। तादाम्य मतलब, शब्द है तादाम्य, तादाम्य मतलब मिलजुल करके काम करने की व्यवस्था, सहयोग करके मेल जोल बढ़ा लेना। समझ में आई बात? जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हम भी गर्मी के साथ अपने आप को तादाद में स्थापित कर लिए हैं, यानी ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। तादाम्य का मतलब क्या होता है? मिलजुल करके काम करने की भावना, जिसको कहते हैं हम तादाम्य। तादाम्य का मतलब क्या हो गया? मिलजुल करके काम करने की भावना। ठीक, सीधे सीधे उन्होंने कहा जो तादाम्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां, रश्मियां यानी किरणें नित्य प्रातः काल को भुवन को अमृत से भर देती हैं, जब तक सूर्य की रश्मि यानी सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन हमारी इस धरती पर आता रहेगा, तब तब राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा, इस राष्ट्र में रहने वाले लोग भी अमर रहेंगे। इतिहास अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी, ध्यान रखिएगा क्या लिखा, इतिहास अनेक उतार चढ़ाव करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इस राष्ट्र के निवासी कभी समाप्त नहीं हो सकते। हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष का इतिहास उठता गिरता रहा है, लेकिन लोगों का प्रवाह कभी रुका नहीं। जन का संततवाही जीवन के प्रवाह की तरह है। जन यानी लोगों का जो जीवन है ना, वो नदी के प्रवाह की तरह है। संततवाही मतलब लगातार चलने वाला। संततवाही का मतलब क्या हो गया? कहा गया संततवाही, लगातार चलने वाला जीवन का प्रवाह है ये। जैसे नदी का प्रवाह कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य के विकास का क्रम कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हमारा कर्तव्य यहाँ पे क्या है, तो लेखक बता रहा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण करना है। उत्थान का मतलब होता है डेवलपमेंट।
उत्थान का मतलब क्या होता है? अपलिफ्टमेंट। तो हमें अपने मेहनत के द्वारा इस संततवाही नदी के घाटों का निर्माण करना है जहां पे लोग रुक सके। अर्थात इस धरती पे रहने वाले जो जन हैं, जब तक मातृभूमि के साथ तादाम्य नहीं प्राप्त करेंगे, यानी मातृभूमि के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ेंगे नहीं और एक दूसरे से मिलजुल करके नहीं रहेंगे, सीधे सीधे इस पूरे के पूरे जन वाले खंड का एकमात्र मतलब है कि ऊंच नीच, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना से आपको परे रहना है, मेहनत करना है, धरती को माता समझना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो ही आप राष्ट्र का स्वरूप बन पाएंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कहिए भाई, कमेंट में देख रहा हूं, कमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। कर लेंगे, बोलिए। अगला टॉपिक क्या है? संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जन की संस्कृति मतलब संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? आप रास्ते से जा रहे हैं, सामने आपके कोई श्रेष्ठ आदरणीय मिल गए तो आप उनका झुक करके प्रणाम करें। इससे अगल बगल के जितने लोग आपको देखेंगे ना, कहेंगे अरे वाह, कितना संस्कारित बच्चा है, किसके घर का बच्चा है। सोचिए, इससे इज्जत उस व्यक्ति की नहीं बढ़ेगी जिसका प्रणाम किया गया, इज्जत उस व्यक्ति की बढ़ती है जिसने प्रणाम किया। इसलिए कहा राष्ट्र का तीसरा अंग जो है ना, उस जन की संस्कृति है। हमारा जो संस्कार भाव है, हमारी जो सभ्यता है ना, वही राष्ट्र का तीसरा अंग है। मैं इस पाठ को शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज निवेदन कर दूं। ये जो पाठ है हमारा संस्कृति, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उनसे किसी ने पूछा कि नरेंद्र जी, आपका भारत कैसा दिखता है? उन्होंने कहा कि मेरे जैसा दिखता है। मैं जैसे कपड़े पहनता हूं, मेरा भारत ऐसा ही कपड़ा पहनता है। मैं जैसी बातें करता हूं, मेरा भारत ऐसी ही बातें करता है। मैं जैसा भोजन करता हूं, मेरा भारत वैसा ही भोजन करता है। और मैं जैसा आचरण करता हूं, मेरा भारत वैसा ही आचरण करता है। सोचिए क्या त्याग था उस व्यक्ति का, क्या तपस्या थी उस व्यक्ति की, कि भारत के लोगों का प्रतिनिधि बन के गया था। कहा पूरे भारत को देखना है तो मुझे देख लो। जैसे बटलोई में से जब चावल पकता है तो एक या दो दाना चावल चेक करके माताएं बता देती हैं कि पूरा चावल पक गया है कि पूरा चावल कच्चा है, ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद खड़े होते कहते हैं, मैं भारत हूं, मुझे देखो, मुझे पहचानो, जैसा मैं दिखता हूं वैसा ही मेरा भारत दिखता है। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है अपनी संस्कृति पर घमंड, ये होता है आत्माभिमान। इसलिए कहा हमारे लेखक ने कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, यही उसके जीवन की श्वास और प्रश्वास है। जैसे हमारे नाक से निकलने वाली श्वास और प्रवेश करने वाली श्वास, दो तरह की श्वास है। जो प्रवेश करती है वो श्वास, और जो बाहर निकलती है वो होती है प्रश्वास। कहा हमारे जीवन में जैसे रहने के लिए श्वास और प्रश्वास चाहिए ना, श्वास और प्रश्वास न हो तो क्या हमारा जीवन रहेगा? क्या हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार से अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, यही मनुष्य धरती पर आया तो नंगे घूमता था, और आज कहिए, यह सभ्यता का निर्माण मनुष्य ने किया है ना, यही हमारा जीवन है। संस्कृति के अभाव में, सीधे सीधे इन्होंने कहा, संस्कृति के बिना जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध कहते हैं कंधे के नीचे का हिस्सा। अगर किसी का यह गर्दन काट दिया जाए तो शेष बचा हुआ शरीर किस काम का रह जाएगा? चिंतन करके बताइएगा कि यदि किसी के शरीर का यहां से हिस्सा काट करके हटा दिया जाए तो शेष बचा हुआ हिस्सा क्या किसी कार्य का रह जाएगा? किसी उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा? उसी तरह से कहा बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। क्यों? क्योंकि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति जैसे इस पूरे शरीर में यह मस्तिष्क है ना, वैसे ही हमारे जीवन में संस्कार का होना यह मस्तिष्क की तरह है। फिर कहा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र की वृद्धि कब होगी? जब हमारा सांस्कृतिक विकास होगा, जब हमारे संस्कार हमारे अंदर आएंगे, तभी इस राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में, समग्र माने होता है कंप्लीट,
राष्ट्र के समग्र रूप में जन के साथ साथ, क्षमा चाहेंगे, भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि तो चाहिए ही चाहिए, भूमि पर रहने वाले लोग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भूमि पर रहने वाले लोग दुराचारी नहीं होने चाहिए। भूमि पर रहने वाले लोग सदाचारी होने चाहिए, संस्कारवान होने चाहिए। इसी भूमि पर रावण भी रहता था, इसी भूमि पर राम भी रहते थे। आप खुद निर्णय करिए किसको धरती पर रहना चाहिए। क्या वो जो दूसरे का जीवन छीन लेते हैं, क्या वो जो दूसरे को चैन से जीने नहीं देते, या वे जो दूसरे को चैन से जीने और प्रेम से रहने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते। कहा इन्होंने राष्ट्र के समग्र रूप में देखा जाए तो भूमि और जन के साथ साथ क्या है, जन की संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कारवान लोग आपके पास होने चाहिए। यदि संस्कारवान लोग नहीं रहेंगे तो यह भूमि की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। आगे कहते हैं यदि भूमि और जन, भूमि और जन, जन का मतलब होता है लोग, अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्र का लोप। समझिए, भूमि और जन यानी आदमी और उनका निवास स्थान संस्कृति से अलग कर दिया गया, संस्कार से युक्त नहीं रहे। संस्कार अगर उनका चला गया, वे लोग दुराचारी हो गए, तो फिर समझिए राष्ट्र का तो लोप हो गया, राष्ट्र तो लुप्त हो गया, डूब गया राष्ट्र। जीवन का जो विटप है ना, ये बड़ा लाइन है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष में जब संस्कृति का पुष्प आता है तो यह जीवन अच्छा हो जाता है। विटप माने होता है बच्चों पेड़, वह पेड़ सुंदर लगता है जिस पर फूल आए हों। ऐसा पेड़ जिसके पत्ते पतझड़ में गिर गए हों, एक भी पुष्प न हो, क्या वो वृक्ष सुंदर लगेगा? कहिए, लगेगा? चिंतन करके सोचिए, मन में सोचिए कि किसी ऐसे वृक्ष की कल्पना करिए जिस वृक्ष में कोई पुष्प न हो, जिस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए हो, जो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया हो, ठूंठ हो गया हो, क्या वो वृक्ष सुंदर लगेगा? नहीं। तो सीधे सीधे कहा जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन को अगर पेड़ मान लिया जाए तो यह पेड़ जब संस्कार के फूलों से युक्त होगा तो भी सुंदर लगेगा। यानी मनुष्य के जीवन में संस्कार, मनुष्य के जीवन में अच्छे आचरण बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वृक्षों पर पुष्प होते हैं। समझिएगा, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र के जन का जीवन सौंदर्य यश अंतर्निहित है। जब तक संस्कृति की सुंदरता नहीं आएगी, जब तक संस्कृति की महक नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है बड़े भैया, कोई जीवन का मतलब ही नहीं है। यश का मतलब होता है प्रतिष्ठा। आपकी प्रतिष्ठा उसी में निहित है जहां पर आपका सदाचरण निहित है। सीधे सीधे कहा संस्कृति के सौंदर्य, संस्कृति का सौंदर्य यानी सुंदरता, सौरभ क्या मतलब होता है? सुगंध। संस्कृति की सुंदरता और संस्कृति की सुगंध ये अप्रत्याशित वृद्धि करती है। किस चीज में? यश में। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो फिर आपकी यश यानी प्रतिष्ठा को समाप्त होने देर नहीं लगेगी। सीधे कहा संस्कृति के सौंदर्य और संस्कृति के सौरभ। सौंदर्य का मतलब हो गया सुंदरता, सौरभ का मतलब होता है महक में ही राष्ट्रीय जो जन है उसके जीवन का सौंदर्य और यश नहीं। मतलब जितना ज्यादा सुंदर सदाचरण आपका होगा उतना ही आपका यश बढ़ेगा। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। देखिए, मैं आपको एक चीज निवेदन और कर दूं, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी हो, जिसको आप अलग से पहचान सकें, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे ये क्या है? तो ये पेन है। इसको धरती का कोई भी व्यक्ति पंखा तो नहीं कहेगा ना। ये हमारे आंख पे जो है ये क्या है? ये चश्मा है। क्या धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको बाल्टी कह दे? नहीं। कोई कुर्सी कह दे? नहीं। कुर्सी की अपनी पहचान, बाल्टी की अपनी पहचान, चश्मे की अपनी पहचान, पेन की अपनी पहचान। उसी प्रकार से जिसका अपना खुद का पहचान हो उसको संज्ञा कहते हैं, जिसका अपना खुद का नाम हो, जिसको अलग नाम से आप पुकार सके। इन्होंने कहा ज्ञान और कर्म, आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार अगर आप कर्म कर रहे हैं तो दोनों को मिलाकर के जिस चीज का निर्माण होगा, यानी जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से कर्म करेंगे तो जिस चीज का निर्माण होगा उसी को आप संस्कृति कह सकते हैं, वही आपका संस्कार है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, इस भूमि पे रहने वाले लोगों ने जो विकास के कार्य सोचे हैं यानी जो चिंतन किया है, और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है यानी जो आविष्कार किए हैं, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं।
जीवन के विकास की युक्ति, जीवन के डेवलपमेंट का जो उपाय है ना, वो संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यदि संस्कार अच्छे नहीं है तो फिर जीवन का विकास भी संभव नहीं है। प्रत्येक जाति, अब यहाँ पे जाति का मतलब यादव, जाति का मतलब भूमिहार, जाति का मतलब ब्राह्मण नहीं। जाति का मतलब आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी है ना, पशु जाति है, पक्षी जाति है, पेड़ जाति है। इस प्रकार की कम्युनिटी बेस की चीजें समझिएगा। आप थोड़ा अपनी चेतना को व्यापक करिएगा तब समझ में आएगा। यहां हम लोगों के मानसिक जाति की व्यवस्था नहीं बताई जा रही है। इस धरती पर एक तरह की पाई जाने वाली जो चीजें हैं उसको कहा प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्त को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। हर चीज अपनी अपनी जाति में अपने अपने संस्कारों का विकास करती है। आप देखेंगे कि एक तरह के जो वृक्ष होते हैं वो एक समय पे पतझड़ आता है, एक समय पे उनके पुष्प झड़ जाते हैं। उसी प्रकार पशु पक्षी भी होते हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हम मनुष्यों की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो प्रत्येक जाति इस संस्कार भावना से युक्त होती है, सबके अपने अपने प्रकार के संस्कार होते हैं, उनका विकास होता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। अब देखिएगा क्या मामला कहा। अब जब बात करेंगे प्रत्येक जन की, तो अभी हम लोग बात किया ना, नाना प्रकार के जन भरे पड़े हैं। कहां? नगर और जनपद, पुर और गांव, पर्वत और जंगल, हर तरह विभिन्न प्रकार के लोग भरे पड़े हैं ना। ये सभी लोग अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ जीवन यापन करते हैं। तो सबकी अपनी कैसी है? अपनी अपनी संस्कृति है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी भावना है, सबका अपना अपना संबंध है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबका अपना अपना रहन सहन है, सबका अपना अलग अलग तरीके का खान पान है। और इस कारण पृथक पृथक अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। जहां का जैसा रहन सहन है। अब जहां पे 24 घंटे बारिश होती रहती है, वहां की हर पूजा पाठ में आप देखेंगे तो छाता लगा के करेंगे, चाहे धूप भी निकला हो तब भी वहां की परंपरा में है कि छाता लगा के पूजा करना है। जहां 24 घंटा धूप होता है उनके यहाँ परंपरा में है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज को प्रूफ कर दूं। हमारे भारतवर्ष में पूजा पाठ में एक परंपरा है, आप लोग भी अनुभव किए होंगे। जब कथा पूजा होता है या सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, हवन कराने चलते हैं ना, तो लोग कहते हैं सर के ऊपर कुछ रख लीजिए। दुल्हा जाएगा ना द्वार पूजा कराने के लिए, तो सिर पर कुछ रख लीजिए। तिलक चढ़ाने जाएंगे, बरच्छा में जाएंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो लोग क्या कहते हैं? सर पे कुछ रख लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि हम भारत देश में गर्म देश के निवासी हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो लोगों ने कहा कि सिर को ढक के रखना चाहिए। वो धीरे धीरे परंपरा में आ गई। ये है संस्कृति। समझ में आई बात? ये क्या है? हमारे भारतवर्ष में धोती कुर्ता का प्रचलन है, सफेद कपड़े हम ज्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत गर्म देश है। सफेद कपड़ा रहेगा तो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देगा, जितना ज्यादा परावर्तित कर देगा उतना ही हमको गर्मी कम लगेगी। हमारे यहाँ काला कपड़ा अशुभ माना जाता है। हमारी संस्कृति में बता दिया गया कि भैया काला कपड़ा नहीं पहनना है। क्यों? यमराज का रंग है, अशुभ होता है। दरअसल काला कपड़ा अशुभ बाद में होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम भारत के लोग जो है ना, वो गर्म प्रदेश में निवास करते हैं, यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं। यह काला कपड़ा रहेगा तो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगा और हमको गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए हमको काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया गया। यही हमारी संस्कृति है। वैज्ञानिक आधार पे जो हमारे आचार व्यवहार संस्कार हैं उसी को तो संस्कृति है। इसलिए इन्होंने कहा अपनी अपनी भावना अपनी अपनी व्यवस्था के कारण पूरे राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियां निवास करती हैं। और ये सारी की सारी संस्कृतियां कैसे काम करती हैं? पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय। सहिष्णुता समझते हैं? एक दूसरे की भावनाओं को सहन करने की क्षमता। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो चलो हम सहन कर लेते हैं, हमने कुछ कह दिया तो चले यार वो भी सहन कर ले। एक दूसरे की बात को सहन करके, कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे से समझ बूझ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तभी जाकर के हमारी संस्कृति ज्यादा बलवती हो सकती है और हमारे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकती है। आगे बढ़ेंगे, कहते हैं कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से, अदम्य भाव का मतलब होता है मजबूती से, उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन यानी एक दूसरे से मिल करके अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा कल्पना करिएगा कि जंगल में उत्पन्न होने वाली कोई ऐसी लता है जिसको ऊंचाई तक जाना है, कैसे जाएगी? संभव है? बताइए। हाँ बोलिए भाई। जंगल में कोई ऐसी लता है जिसको ऊंचाई तक जाना है, कैसे जाएगी? संभव है? नहीं जा सकती ना। कैसे जाएगी? जब उसको किसी वृक्ष का साथ मिलेगा तभी तो जाएगी।
अगर उसको किसी वृक्ष का साथ न मिले, कोई वृक्ष उसको अपने साथ ऊपर ले जाने को तैयार न हो, तो क्या वो लता ऊपर जा पाएगी? और यह लता ऊपर नहीं गई तो उसको तो प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था नहीं मिलेगी, फिर तो सूख जाएगी। कहा जंगल में अनेक प्रकार की लताएं और वृक्ष एक दूसरे से मिल करके सम्मिलन की तरह अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से विरोध नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष लता को सहयोग करता है, दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन भी अपनी संस्कृतियों के साथ एक दूसरे से मिलकर के राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार अनेक नदियों का जल एक साथ मिल करके समुद्र में पहुंच जाता है और एक रूपता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन की अनेक जो विधियां हैं वो राष्ट्रीय जन में आकर के समन्वय प्राप्त करती हैं। इस धरती पर रहने वाले सभी जन बराबर हैं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग रहन सहन, सब मिलकर के भारत में एक जगह आके समन्वय प्राप्त करता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे को सहयोग करता है। और यही समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। यही कोऑर्डिनेशन अगर आप में है, एक दूसरे से मिल करके, सुन करके, समझ करके आगे बढ़ने की क्षमता है, तो यही तो राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। तभी तो राष्ट्र अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा, बढ़िया बनेगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तभी तो विकास की गाथा लिखी जाएगी। राष्ट्र विकसित कब होगा? हाँ, जब केरल वाला व्यक्ति मेघालय वाले व्यक्ति से मिलेगा, केरल वाला अपनी बात बताएगा, मेघालय वाला अपनी बात बताएगा, और दोनों मिलकर के ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिनमें दोनों के लिए लाभ होगा, तब तो देश का विकास होगा। कहिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। हमारे मन में जो भाव है वो कैसे प्रकट होंगे? वो प्रकट होते हैं साहित्य से, वो प्रकट होते हैं कला से, वो प्रकट होते हैं नृत्य से, गीत से। हमारे यहाँ शादी विवाह विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हमारी संस्कृति के प्रतिरूप होते हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, कोई शुभ आयोजन होगा तो हर दरवाजे पे रंगोली बनाई जाती है, उनकी परंपरा में है। हमारे यहाँ भी जब कोई शुभ आयोजन होता है तो चौक पूजा जाता है, बनाया जाता है, ये हमारे संस्कार का स्वरूप है। इस प्रकार राष्ट्रीय जन, अब ये जरूरी नहीं कि जो हम करते हैं वही महाराष्ट्र वाले करते हैं, जो महाराष्ट्र वाले करते हैं वही केरल वाले करते हैं, जो केरल वाले करते हैं वही, सबका अलग अलग तरीका है काम करने का, लेकिन मानसिक भाव सबके समान है। सबको अपने संस्कृति को दूसरे को दिखाना होता है। इसलिए हमारे लेखक कहते हैं आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, या जो आत्म तत्व है ना, इसका पूरे विश्व में फैला जो आनंद भाव है ना, वो इन विविध रूपों से साकार होता है। यही तरीका है कि हमारे पूरे राष्ट्र में इतनी विविधताएं होने के बाद भी सब एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं, और यही प्रेम भाव राष्ट्र के विकास की पहली और अंतिम सीढ़ी है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आंतरिक आनंद की बात किया जाए तो एक सूत्रता है। बाहर से देखने में हो सकता है सबके अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अंदर से जो आनंद भाव है वो सबका एक है। सबके अंदर वही भावना है जो हमारे अंदर चौक पूरते समय है, वही भावना उनके यहाँ रंगोली बनाते समय है। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, भाव सबका समान है। प्रदर्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है, बाह्य स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंतरिक भावना एक है। जो व्यक्ति सहृदय है, जो व्यक्ति कैसा है? सहृदय है। सहृदय का मतलब होता है दयालु। वह व्यक्ति जो दयालु है, काइंड है, दयावान है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। हर एक भाई जो काइंड हार्टेड मैन है, वो किसी भी संस्कृति से कोई अच्छी चीज मिलेगी तो उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा, सीखने का प्रयास करेगा, और उससे वो आनंद प्राप्त करेगा। इस प्रकार की जो उदार भावना है, उदार भावना मतलब स्वीकार करने की, सबको लेकर के चलने की भावना ही विविध जनों माने विभिन्न प्रकार के लोगों से बने हुए राष्ट्र की स्वास्थ्यकर है, लाभकर है, फायदेमंद है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद रूप से जन्म लेने वाले जो लोकगीत हैं, लोकगीत जो हम लोग शादी विवाह में घर बैठे बना लेते हैं, तारों के नीचे विकसित लोक कथाएं हैं। तारों के नीचे विकसित लोक कथाएं मतलब खुले आसमान के नीचे दादी और नानी की जो कथाएं हैं, उनमें ज्ञान और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है, और जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। दुर्भाग्य यह है कि हम ले कितना पा रहे हैं। अभी कभी आपके यहाँ शादी विवाह का सीजन चल रहा है, आप कभी बैठ करके उन गीतों को सुने हैं जो मटकुरवा में गाए जाते हैं, जो तिलक इत्यादि के आयोजन पे गाए जाते हैं, जो द्वार पूजा और विवाह के अवसर पे गाए जाते हैं? उन लोक गीतों को सुनिए, समझिए, उनके शब्दों को आत्मसात करिए। खुले आकाश के नीचे लेट करके खटिया पे, चारपाई पे, बिस्तर पे जब दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, उन कहानियों को सुनिए और देखिए उन कहानियों में ज्ञान कितना भरा पड़ा है। यहीं से आनंद की भरपूर मात्रा आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप लेना चाहें तो। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है।
लेखक कहता है आज जब हम अपने राष्ट्रीय संस्कृति से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, अपने भारतवर्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों का स्वागत करने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों को स्वीकार करिए, ढूंढिए, पाइए, खोजिए, मिलिए उनसे, तभी जाकर के आपका इस राष्ट्र के प्रति प्रेम मजबूत हो सकेगा। और जब इस राष्ट्र के प्रति प्रेम मजबूत होगा तभी आपका विकास हो सकेगा। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चरित्र में, धर्म में, विज्ञान में, साहित्य और कला संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, अर्थात साहित्य कला के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया। क्या हमारे पूर्वजों ने पुल नहीं बनाए? बोलिए, क्या हमारे पूर्वजों ने बिल्डिंगें नहीं बनाई? कहिए, क्या हमारे पूर्वजों ने जंगल नहीं लगाए? अरे भाई साहब, अजंता और एलोरा की गुफाएं हजारों साल पुरानी हैं, किसने बनाई? हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं। राम का सेतु, जिसको राम सेतु कहते हैं, किसने बनाया? मानव निर्मित इस विश्व की सबसे बड़ी संरचना है, हमने बनाया है। और छोड़ दीजिए, अगर हम वर्तमान की बात करें तो लाल किला, ताजमहल जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स किसने बनाए? हमने बनाए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, हमारे बाप दादाओं ने बनाए हैं। इसलिए कहा हमारे पूर्वजों ने चरित्र धर्म विज्ञान के रूप में महाभारत लिख दिया, रामायण लिख दिया। ये सब क्या है? ये सब पराक्रम है जो हमारे पूर्वजों ने किया है। उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, हम पूरे गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने किया है, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जितने प्रभावशाली हमारे पूर्वज रहे, जितने शक्तिशाली हमारे पूर्वज रहे, जितने ज्ञानवान, जितने क्षमतावान हमारे पूर्वज रहे, उतने ज्ञानवान, उतने क्षमतावान हम भी बने। और यही राष्ट्र के संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। तभी जाके हमारा राष्ट्र वृद्धि को प्राप्त होगा, डेवलपमेंट को प्राप्त होगा। हमारे पूर्वजों ने जो किया है, सिर्फ यह मान बैठे कि हाँ हाँ हमारे पूर्वजों ने किया है, इतने से जीवन चलने वाला नहीं है। उनके जैसा आज हमें भी करने की आवश्यकता है। आखिर हमारी आने वाली पीढ़ियां किस पे गर्व करेंगी भाई? चलो, हमारे बाप दादाओं ने कर दिया, आज तो हम गर्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां किस पर गर्व करेंगी भाई? इसलिए इन्होंने कहा कि राष्ट्र का संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार क्या है कि हमें भी इस तेज को धारण करते हुए आगे बढ़ना है। जहां अतीत, अतीत माने बीता हुआ समय, जहां पर अतीत यानी बीता हुआ समय वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीता हुआ समय आज हमारे लिए भार बन चुका है। जहां पर भूत यानी बीता हुआ समय वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्या कहा? जो कुछ भी बीता है उससे सीख करके आगे आने वाली चीजों में उन सारे ज्ञान को अधिरोपित करके हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और जो लोग भी इस निर्माण कार्य में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, हमारा लेखक उन सभी का स्वागत करता है। कहिए, इस प्रकार से यहां पर आकर के यह पाठ राष्ट्र का स्वरूप पूर्ण होता है। पहले खंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहले खंड में मैंने बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और राष्ट्र के 3 स्वरूपों में से एक भूमि का परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया था। सत्य है ना? क्यों? और आज द्वितीय भाग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? जन और संस्कृति का पूरा अध्ययन किया। मैं फिर बताता चलूं कि पाठ के सारांश और व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न तो पूछा नहीं जाता, लेकिन 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी में से कोई गद्यांश दे करके। तो कोई सा भी गद्यांश आ सकता है, इसलिए आप लोग पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दूसरी चीज कि आपको पता है कि हम सभी अपना एक लक्ष्य बैच भी लेकर के चलते हैं पैरेलल। जो पेड बैच होता है, इस पेड बैच में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? जो पाठ हमने पढ़ाया, इस पाठ पर आने वाले संभावित प्रश्न उत्तर हम आपको लक्ष्य बैच में उपलब्ध कराते हैं। वहां पे लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं और एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारी चीजें लक्ष्य बैच में होती हैं। गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मंत्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हिंदी की कक्षा या इंग्लिश की कक्षा अगर अलग लेना चाहेंगे तो महज 500 रुपए में उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश का काम्बो 900 रुपए में उपलब्ध है। ये पूरे यूपी के और यूं कहने यूट्यूब में भी देखा जाए तो जो हमारी व्यवस्था है वो सबसे सस्ती व्यवस्था है। तो आप में से जो कोई भी आना चाहे, स्वागत है। ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। तो ये अलग सुविधा है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपके साथ शेयर कर सकें। और जहां तक रही बात यूट्यूब की,
तो उसको तो सब्सक्राइब करके रख ही लीजिएगा, क्योंकि हर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हम आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही है। जहां कहीं कोई असुविधा हो कमेंट बॉक्स में फिर दे दीजिएगा, मैं उसको भी देख लूंगा। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। चला जाए, कहिए चला जाए। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हमारी मुलाकात कहाँ होगी? लक्ष्य बैच पे होगी, क्योंकि लक्ष्य बैच में राष्ट्र का स्वरूप पूरा हो चुका है, गद्य साहित्य का इतिहास पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है सादर। सोमवार को आप लोग लक्ष्य बैच में मिलेंगे रात 8 बजे नए चैप्टर के साथ। हाँ, पीडीएफ आज पहुंच जाएगी। जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, केवल ये पाठ नहीं बल्कि इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न और उत्तर जो लक्ष्य बैच में कराए गए, जो पीछे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजों का जो पीडीएफ है वो आज ही शाम आपके पास एप्लीकेशन पे पहुंच जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जो क्लास पढ़ाया गया यहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन आंसर लक्ष्य बैच में कराया गया था, वो सब कुछ अभी आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो सभी बच्चे अपना अपना नोट्स बना लेंगे। कल छुट्टी है, संडे है। मंडे को हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत लक्ष्य बैच में करेंगे और फिर उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बृहस्पतिवार को हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे करेंगे। तो मैं रविकांत त्रिपाठी फिर से सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।